बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फैराडेस लॉ। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 15 में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फैराडेस लॉ की, फिर इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द conducting coil of n loops is equal to the negative of the rate at which the coil is changing with time। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ एक टर्म ऐसी यूज़ की गई है जिसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये देखा गया है कि नेगेटिव ऑफ द रेट, यहाँ पे हमने ये जिक्र किया है नेगेटिव ऑफ रेट। ये चीज़ को सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, वो किसके इक्वल था, उसका क्या एक्सप्रेशन था। ईएमएफ किसके इक्वल थी, हमने कैलकुलेट की थी इसकी अमाउंट माइनस वी बी एल। साइन थीटा हम नहीं लिखेंगे, हमें पता है बी और एल के दरम्यान अगर हम मैक्सिमम केस की बात करें तो वी और बी और एल के दरम्यान जो एंगल है वो 90 है, तो साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं ये मैक्सिमम ईएमएफ उस रॉड के अंदर प्रोड्यूस हो रही है जो कि मोशनल ईएमएफ के अंदर हमने यूज़ किया था। तो इसकी अगर हम डायग्राम एक दफ़ा बना लें तो हमें इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जो हमने अटैच किया हुआ है सर्किट में, और ये कंडक्टिंग कॉयल कंडक्टिंग रॉड्स हैं ये वाले, और एक ये कंडक्टिंग रॉड है जिसको हमने रखा हुआ है इन दो रॉड्स के ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। और अगर हम इसको अब लेबल करना चाहें तो लेट्स सपोज ये वाला जो रॉड है इसको मैं वेलोसिटी v से राइट साइड की जो डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाता हूँ, तो क्या होगा कि इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज इसकी इनिशियल पोजीशन ये वाली है, तो जैसे मैंने रॉड को इस डायरेक्शन में लेके इसकी पोजीशन ये वाली होगी, मतलब इसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया, अनहेंस हो गया, मतलब इस रॉड को मैंने इस डायरेक्शन में मूव करवाया। तो फ्लक्स इसका चेंज हुआ, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो किसके इक्वल थी, कि उसकी जो अमाउंट थी वो हमने किसके इक्वल कैलकुलेट की थी, ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल। ठीक है, और साइन थीटा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान जो है वो एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और इसका जो लेंथ एलिमेंट है वो हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, जो लेंथ एलिमेंट है। ठीक है जी, तो लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 है, तो इसलिए हमने साइन 90 जो है 1 की इक्वल हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ की जो वैल्यू है फाइनल, ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या इसको इस तरह से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन जो है वो करना ज़्यादा बेहतर है कि ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से मतलब करंट पैदा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये इस डायरेक्शन में करंट जो है ये पैदा हो रहा है, और करंट के पैदा होने से अब क्या होगा, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पे हम डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये नेगेटिव साइन हमें किस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन के यहाँ पे एक दफ़ा ये चीज़ ध्यान से सुनना है। जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये बता रहा है कि ईएमएफ के पैदा होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी जिसकी ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। अब जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे करंट किसी भी वायर में मूव करती है तो उसका के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यहाँ पे हम इसकी एक सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये वायर है और ये वाली जो है ये कोई भी कॉपर की एक वायर है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस जैसे ही इस में करंट गुजरेगी इस डायरेक्शन में, तो इसके अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। ठीक है, वो किस वजह से पैदा हो रहा है, क्योंकि करंट इसके अंदर गुजर रहा है।
करंट गुजरना बंद हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बंद हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर किसी भी कंडक्टिंग रॉड में या वायर के अंदर करंट गुजरता है तो उसके अराउंड इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो यही केस यहाँ पे भी होता है। अब ये देखें, ये रॉड है, इस रॉड और इसकी हम डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करें, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में जो है वो अप्लाइन करें, जो फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन बता रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, फिंगर्स उसकी डायरेक्शन बता रही होंगी। तो अगर आप अलाइन करके देखें, इस तरह से नीचे की जानब अलाइन करके देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो फिंगर्स होंगी वो इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जैक्टली इसी तरह का प्रोसेस होता है। जब करंट यहाँ से फ्लो करता है इंड्यूस DMF की वजह से, तो वो करंट भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं, ये जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसी के अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है इनटू द प्लेन, उसके अपोजिट होगी और उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला माइनस साइन यहाँ पे हमने लगाया है कि ये करंट के EMF के पैदा होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, और इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस वायर के अराउंड, और उस वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो नेगेटिव साइन है वो लगाया था। अब हम दोबारा से जो फैराडे लॉ है उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अब इसी की हम पिक्चर को दोबारा से ले लेते हैं, या हम दोबारा से इसकी जो है वो डायग्राम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। ज़रा क्लियर करके इसकी पिक्चर दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है जी, ये जो है ये कॉपर रॉड्स हैं और ये भी एक कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने सारा सेटअप एडजस्ट किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो बी इनटू द पेपर या इनटू द प्लेन, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनटू द प्लेन है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और साथ हमने ये रॉड इस तरह से रखा हुआ है जिसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये वाला जो रॉड है, ये वाला रॉड है, अगर हम इसको वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मूव करवाएं राइट साइड पे, तो लेट्स सपोज रॉड की जो फाइनल पोजीशन है वो कुछ इस तरह से बन जाती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये रॉड की फाइनल पोजीशन है। ठीक है, मतलब रॉड पहले यहाँ पे था, हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए इस फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो अब क्या होगा कि इसका जो एरिया है वो चेंज हो गया। मतलब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया था, मतलब कवर कर रहा था ये रॉड, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट इतने लूप में से फ़्लो कर रहा था। अब अगर आप इस रॉड को ड्रैग करके इस डायरेक्शन में मतलब इस पोजीशन के ऊपर ले आएंगे, तो इसका मतलब है कि रॉड ने इतना जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स का वो ज़्यादा कवर किया या एक्स्ट्रा कवर किया है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस। तो अब हम इसका एरिया जो देखेंगे, और इसकी एक और चीज़ भी आप एरिया की हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी। वैसे वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, v=s/t। ठीक है जी, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता नहीं है। जो इक्वेशन हमने न्यूटन जो लॉ के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी, s=vt, v किसके इक्वल हो जाएगा s/t। s जो है ये डिस्टेंस है और t जो है ये टाइम है। अगर डिस्टेंस हम ये कह लें कि रॉड ने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x डिवाइडेड बाय जो t है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा t। और वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, v=Δx डिवाइडेड बाय डेल्टा t। मतलब इस रॉड की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब हम मोशनल EMF जो है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं। मोशनल EMF का जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, -vBL। ठीक है, तो v जो है ये वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, और L जो है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो -v की जगह पे हम जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन पुट करते हैं, किसके इक्वल है, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और b और साथ क्या आ जाएगा, ये L।
तो यहाँ पे अगर हम कंबाइन कर दें इसको डेल्टा एक्स और साथ लेंथ को इस तरह से कर दें बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी। अब ये देखिएगा जो डेल्टा एक्स है ये इसकी विड्थ में इंक्रीमेंट हुआ है। जो डेल्टा एक्स है ये वाला जो डेल्टा एक्स है ये वाला इसकी मतलब जितना विड्थ में इंक्रीमेंट हुआ है वो डेल्टा एक्स के इक्वल है, और पूरे का पूरा जो कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो एल के। तो इसका मतलब है अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें इस सारे लूप का तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सारे लूप का जो एरिया होगा मतलब जो इस लूप का एरिया है। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। हमने डेल्टा एक्स इसको लिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डेल्टा एक्स ये वाला है और लेंथ इसकी ये वाली है, और ये वाला जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ये मतलब ये एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल का जो एरिया वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया लिख लेते हैं, इसका जो एरिया है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया वेक्टर को, और ये एरिया सिंपल ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया डेल्टा एक्स और साथ एल। ठीक है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी लेंथ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के। तो अब इसकी जगह पे इस इक्वेशन में आप ये पुट कर दें, मतलब डेल्टा एक्स और एल की जगह पे आप एरिया को पुट कर दें माइनस ये डेल्टा ए डॉट बी। ठीक है, आप बेहतर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए डेल्टा को जो है वो बाहर लिख लें और एक्स डॉट एल को सिर्फ आप ये करें कि इसका जो लेंथ और विड्थ, ठीक है जी, ये तो ये इसके इक्वल हो जाएगी एरिया के माइनस डिवाइडेड बाय ये जो टाइम है डेल्टा टी वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से एरिया को लिख लेते हैं, एरिया किसके इक्वल था, ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके ये एक्सप्रेशन हमने जनरेट कर दिया है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने बना लिया है। अच्छा, अब जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, एरिया और साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाई इज़ इक्वल टू, वैसे किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा ए जो है ये चेंज इन एरिया है और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई। ठीक है, डेल्टा ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप ये इसको आप इस तरह से कर लें। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए, ये डेल्टा फाई की इक्वल है और इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हैं माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके पास ईएमएफ आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स। ठीक है, कि जब आप रॉड को ड्रैग करते हैं एक कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो किसकी इक्वल होती है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये इसकी अमाउंट है ईएमएफ की। ठीक है, ये ईएमएफ की अमाउंट आ गई, ये है फॉर वन लूप। ठीक है, एक लूप के लिए ईएमएफ की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और अगर आपके पास कंडक्टिंग रॉड जो है या जो कंडक्टिंग कॉइल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पड़े हुए हैं तो फिर उनके लिए हम यूज़ करेंगे एन नंबर ऑफ़ लूप्स। तो उसके लिए फ्लक्स क्या जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी फॉर एन लूप्स। ठीक है जी, एन लूप्स के लिए क्या हो जाएगा, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये तो था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग रॉड्स। ठीक है, तो ये फैराडे ने ये एक लॉ दिया था कि जैसे ही आप फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इस ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हमने इंड्यूस्ड करंट कहा था, उस करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट थी फैराडे की। ठीक है, तो अब नेगेटिव रेट की बात करते हैं, जो हमने डेफिनेशन के अंदर जिसको हाईलाइट किया था कि नेगेटिव रेट का क्या मतलब है। अगर आप डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ें तो उसके अंदर नेगेटिव रेट का जिक्र मौजूद है। तो नेगेटिव रेट का ये मतलब है डिक्रीजिंग। ठीक है जी, ये अब नेगेटिव रेट का सिर्फ मैं आपको मतलब बताने लगूँ, ये यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। अच्छा, अगर यहाँ से आप देखें तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगर फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो
तो ईएमएफ जो है, अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देखें, नेगेटिव साइन को अगर वैसे आप इग्नोर कर दें फ़िलहाल, तो अगर आप ये इस अमाउंट को बढ़ाएंगे डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को, तो क्या होगा, ये बढ़ेगी। लेकिन अगर साथ आप माइनस साइन को लगा दें तो डैट मीन्स कि अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर क्या हो जाती है, नेगेटिव, या इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव भी है, ठीक है, इसके अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करना है, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 10 है, 15 है या 20 है, तो जैसे ही माइनस साइन इसके साथ लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। तो इट मीन्स कि अगर ये वाला जो फैक्टर है ये पॉजिटिव है तो जो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर दे देगा आपको। तो नेगेटिव रेट का यही मतलब है कि जैसे जैसे ये बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, ईएमएफ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, जो फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो जो ईएमएफ है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव रेट का सिर्फ यही मतलब है। बाकी इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं एक दफ़ा फिर से एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आपको इसका स्टेटमेंट का जो है वो सही से आइडिया हो जाए कि अगर आपके पास एक ये सारे का सारा सेटअप मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की। मैं यहीं से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करूँगा। ये लेट्स सपोज रॉड है, इसको आपने मूव किया राइट साइड पे विद वेलोसिटी v से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, फ्लक्स किस तरह चेंज हुआ है कि पहले उसका एरिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जिसके अंदर करंट मूव कर रहा था। अब फ्लक्स के चेंज होने का ये मतलब है कि अब रॉड यहाँ पे आ गया, अब करंट जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब वो उसको लंबा रूट जो है वो कवर करना पड़ रहा है इस रॉड के मूव करने की वजह से। तो फ्लक्स के ज़्यादा होने का ये भी मतलब है कि इसका एरिया ज़्यादा हो गया। पहले इतना एरिया था, अब इसका ये डेल्टा एक्स जो एरिया है ये ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फाइनल एरिया है। तो इसके एरिया के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो गया, इसका फ्लक्स बढ़ गया। एरिया वैसे किस पे, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए पे। अगर ए जो है एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो फ्लक्स के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उससे ईएमएफ की वजह से क्या होगा, करंट पैदा होगा या करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस डायरेक्शन में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस होगा, ये वाला। और इस करंट की वजह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंड्यूस्ड करंट। और इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करती है। बस यही स्टेटमेंट है इसकी फैराडे लॉ की, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक।